हेलो। हम हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो जंगेज़ खान है उसने दिल्ली पर अटैक करने शुरू कर दिए। जो मंगोल के अंडर जंगेज़ खान था उसने इन्वेड करना शुरू पहले उसने इन्वेड किया ट्रांसऑक्सियान को नॉर्थ ईस्ट ईरान में, और फिर उसने दिल्ली पे अटैक करना शुरू कर दिया। और जो खलजी है और जो तुगलक है, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के जो रूल थे उसमें इसके जो अटैक्स थे वो बहुत बढ़ गए। तो अब हमने देखना है कि ये दोनों जो राजा थे इन्होंने कैसे दोनों अटैक से डील किया है। तो सबसे पहले ये जो इनका डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा लर्न करना है। तो अलाउद्दीन खलजी के अंदर हम देख रहे हैं कि दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 एंड 1300 एंड 1302 and 1302-03. As a defensive measure, Alauddin Khilji raised a large standing army. इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो हम ये देखेंगे स्टैंडिंग आर्मी क्या होता है, डिफेंसिव मेजर क्या होता है। और अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया, सबसे पहली बात तो जब दो बारी इसके उसमें अटैक किए खलजी मंगोल ने इसके ऊपर अलाउद्दीन खलजी पे, तो उसने डिफेंसिव मेजर लिए। डिफेंसिव मेजर मतलब उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने आप को डिफेंड करूँगा, मैं इनसे ज़्यादा लड़ूंगा नहीं। मतलब लड़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम अटैक करने वालों में से नहीं होंगे। जब ये अटैक करेंगे तो हम बस अपने आप को डिफेंड करेंगे, उसका मतलब होता है डिफेंसिव मेजर लिए। अब डिफेंसिव मेजर में उसने क्या कर दिया, एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर दी। स्टैंडिंग आर्मी का क्या मतलब होता है, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये है कि मान लो मेरे को पता है कि जो मंगोल से सेना आ रही है उसको आने में 1 महीना लगना है, तो मैंने अभी एक आर्मी लाके खड़ी कर दी जो कि परमानेंट आर्मी का ही काम करेगी। मतलब वो परमानेंट सोल्जर्स हैं, वो खड़े रहेंगे, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीने, वो अपने एट रेडी पोजीशन पे ही खड़े रहेंगे। अब मान लो मंगोल की आर्मी आई, मेरे को पता लगा कि नहीं मंगोल की आर्मी ने डिसाइड किया, मंगोल्स ने डिसाइड किया कि वो अटैक नहीं कर रहे, वो वापस जाना शुरू हो गए, तो भी मेरी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी रहेगी। इसका मतलब स्टैंडिंग आर्मी जो होती है कभी भी पीछे नहीं हटती। हमें मतलब भले ही लड़ाई हो रही है, अगर तो लड़ाई हो रही है तो आर्मी रहेगी, अगर लड़ाई नहीं भी हो रही या फिर मोहम्मद तुगलक ने, ये जो जंगेज़ खान है, इसने बोला कि चलो पीस कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो भी आर्मी को हटाते नहीं है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग आर्मी, जो हमेशा रेडी रहेगी, वो स्टैंडिंग आर्मी होती है। मान लो खलजी, ये जो जंगेज़ खान है, जो मंगोल है, इन्होंने रिट्रीट करना शुरू कर दिया कि चलो नहीं हमने अभी नहीं अटैक करना, हम थोड़ी देर बाद प्लान करके अटैक करेंगे, ये वापस जाना शुरू कर गए अपनी जगह पे, तो भी आर्मी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, स्टैंडिंग आर्मी उसको बोलते हैं। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, द सल्तनेट वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रीन, द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transoxian. He therefore raised a large standing army. तो इसने भी एक large standing army रेज की, मतलब वो आर्मी जो कि कुछ भी करो वापस नहीं जाएगी, अटैक होए लड़ाई हो ना हो वहीं रहेगी आर्मी, इसने भी रेज की। पर इसके जो मेजर्स थे वो डिफेंसिव नहीं थे, ये अटैक वाले मेजर्स थे। इसने एक बार ही हराया मंगोल को, फिर इसने डिसाइड किया हाँ एक बार तो हरा दिया ठीक है, अब हम उनकी एरिया पे अटैक करेंगे। ये अटैक करेगा ट्रांसऑक्सियान पे, जो कि हमने पढ़ा ईरान के अंदर है, जिसको मंगोल ने अपने अंडर कर लिया था। तो अब इसने डिसाइड किया कि हम अब इस जगह को अटैक करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन खलजी ने क्या किया था, इसने कहा था जब भी मंगोल अटैक करेंगे हम बस अपना डिफेंड करेंगे, इनको नहीं कभी जाके अटैक करेंगे कि चलो इन्होंने हमारी लड़ाई कर ली अब हम इनकी जगह पे जाके अटैक करें। वो अलाउद्दीन खलजी ने नहीं करना था। मोहम्मद तुगलक ने सोचा कि मेरी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, मेरे पास बड़े रिसोर्सेज हैं, बड़े पैसा है, बड़ा खाना है, तो मैं अब इनको यहाँ से तो हरा ही दिया है, वहाँ जाके भी हराऊंगा, इसका मतलब ईरान का एरिया भी अपने अंडर करूँगा। सेकेंड इसने क्या किया, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। गैरिसन टाउन का हमने मतलब पढ़ा था, वो टाउन जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं अपने फोर्ट के अंदर, उसको गैरिसन टाउन कहते हैं। जहाँ पे एक फोर्ट हो उसको गैरिसन टाउन कहते हैं। सिरी जो है ये दिल्ली के अंदर ही है, दिल्ली के जगह जिसको जहाँ पे उसने थोड़ा दूर वहाँ पे मतलब प्रेजेंट डे दिल्ली में, जहाँ पे उसने सिरी जो है एक नया गैरिसन टाउन क्रिएट कर लिया। दिल्ली के अंदर एक सिरी फोर्ट भी है। Rather than constructing a new garrison town, the oldest of the 4 cities of Delhi, Delhi-e-Kuhan, was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. इसका मतलब इसने नया टाउन नहीं लिया, इसने क्या किया, इसने कहा कि जो हमारे पास बना हुआ टाउन है वहाँ से लोगों को निकाल लो और वहीं पे गैरिसन टाउन बना दो, वहीं पे सोल्जर्स रख दो। गैरिसन टाउन क्यों चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स खड़ा तो रहेगा नहीं, भले ही स्टैंडिंग आर्मी है पर वो सोना है, उसने खाना है, उसने देखना है कि कोई कहीं बीमार ना हो जाए, किसी को चोट ना लगी हो,
तो उसके लिए टाउन चाहिए जहाँ पे सोल्जर्स रहेंगे। अब सोल्जर 2 3 4 5 10 इतने तो है नहीं, थाउजेंड्स में लैक्स में आर्मीज होती थी तब। और क्योंकि ये इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, क्योंकि जो मंगोल्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इतना इजी नहीं थे मंगोल्स को हराना, इसीलिए और आर्मी चाहिए थी। इस फिर उनका खाना रखना है, उनके टूल्स रखने हैं, जो भी तलवार वगैरह सब रखने, घोड़े रखने, हाथी रखने हैं, तो वो छोटी सी जगह में तो आएंगे नहीं, तो पूरे पूरे टाउन बनते थे। तो मोहम्मद जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने नया गैरिसन टाउन बनाया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, बने बनाए जो टाउन्स थे दिल्ली में, 4 जो ओल्ड टाउन थे, उनमें सारे रेजिडेंट्स को खाली किया। रेजिडेंट्स को बोला तुम सब निकलो, और वहाँ पे सोल्जर्स रख दिए। The residents of the old city were sent to the new capital of दौलताबाद in south। दौलताबाद उनको भेज दिया साउथ में। कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर है दौलताबाद। अगर मैप में भी आ जाता है कि दौलताबाद कहाँ है, स्टेट मार्क करो तो महाराष्ट्र के अंदर है। The soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as tax from lands between the Ganga and Yamuna. टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पेजेंट्स यील्ड। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे तो उन्होंने बोला हुआ था कि जो भी पेजेंट्स हैं वो जो भी उगाएंगे उसका 50% हमें देंगे। मतलब अगर 100 बोरी मेरे पास अनाज है, 100 बोरी आटा है, तो मेरे को 50 देना पड़ेगा टैक्स के तौर पे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वही किया। तो उसने कहा कि वो जो टैक्स आ रहा है 50% प्रोड्यूस, उसका हम क्या करते हैं, उसको ही सोल्जर्स को खिला देते हैं, उनको खाना भी तो खाना है। लेकिन अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। इसके अंदर क्या है, जो पेजेंट है उसने 50% अगर दिया तो 50% अपने पास रख लिया, मतलब अपनी फैमिली को खिलाने के लिए या बेचने के लिए मार्केट में, या जो भी उसने करना है वो उसने अपने पास रख लिया। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक है, इसने क्या किया, इसने कहा कि जो भी वहाँ पे उग रहा है, जो भी उगा रहे हैं वो सारा ही हमको दे दो, अपने पास कुछ मत रखो। ठीक है, ये बोला उसने मोहम्मद तुगलक ने। But to meet the need of the large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes। इसका मतलब वहाँ तो आ रहा था और भी उसने टैक्स इम्पोज कर दिए। This coincided with famine in the area। फेमाइन होता है खाने की कमी से जब लोग मरना शुरू हो जाते हैं या खाने की कमी हो जाती है, उसको फेमाइन बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, क्योंकि सोल्जर्स इतने सारे हैं, उन्होंने तो रोज़ खाना खाना है, एक दिन में 3 बार खाना खाना है, ऊपर से सोल्जर्स की डाइट भी होगी अच्छी, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पूरा बैलेंस डाइट चाहिए, तो उनको बहुत सारा खाना चाहिए, ऊपर से इतने सारे सोल्जर्स हैं। और क्या, अब जो खाना है, या फिर अगर हम बोलें, अगर हम बेसिक चीज़ की बात करें कि चावल है और आटा है, जो वीट है और जो चावल है वो इतनी जल्दी तो उगते नहीं, 5-6 महीने तो लेके उगेंगे ना आराम से। उस टाइम पे तो हम अभी बोलते हैं कि वीट जल्दी उग जाते हैं, राइस जल्दी उग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास नई वेराइटीज़ हैं, हमको नए नए तरीके आते हैं, फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, इन सब से हम वीड्स वगैरह मार सकते हैं, इंसेक्ट्स मार सकते हैं। उस टाइम पे तो इनके पास कुछ होता नहीं था, तो क्रॉप्स ख़राब भी होती थी। मतलब मान लो अगर एक एरिया में मैंने 100 सीड बोए हैं तो सारे 100 की 100 तो मिलेगी नहीं हमको, 100 में से 80 मिलती होंगी, 80 भी ज़्यादा है, 75-80 मिलती होंगी, बाकी तो किसी को कीड़ा लग गया, कोई ख़राब हो गई, कोई गिर गई, वो हवा चली गिर गई, पानी की कमी हो गई किसी में, तो फेमाइन हो गया वहाँ पे। क्योंकि इतने जल्दी वीट वगैरह तो उगने से रहा, जितनी जल्दी लोग खा रहे हैं, और ऊपर से और टैक्सेस आ गए कि जितने भी हैं सारे हमको दो, फिर सीड्स की कमी सब हो गया, उसकी वजह से फेमाइन आ गया एरिया में, खाने की कमी पड़ गई। All the soldiers had to be paid। Alauddin choose to pay his soldiers salaries in cash rather than इक्ताज। तो उसने क्या किया, सोल्जर्स को, हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे उनको भी छोटे छोटे इक्ता रूल करने के लिए दे देते थे कि चलो यहाँ पे रूल करना है तुमने, उनको इक्ता एरिया दे देते थे। पर उसने क्या किया, उसने कहा हम यहाँ इनको इक्ता नहीं देंगे, हम इनको पैसे कैश में दे देंगे, कैश में इसकी सैलरी दे देंगे जितने भी सोल्जर्स हैं। The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi and it was thus feared that the merchants would raise their prices। अब क्योंकि लोगों को पता है कि सोल्जर्स ने यहीं रहना है, हम अगर हमारे पास कोई जगह, हमें पता है कि मान लो तुम्हारे एरिया में कोई राशन की दुकान नहीं है, सिर्फ तुम्हारी राशन की दुकान है, तो तुमको पता है कि सारे भी जितने भी लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उन्होंने तुमसे ही खरीदना है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कहीं और वो जा ही नहीं सकते, तो तुम ऑब्वियसली पैसे बढ़ा दोगे। अगर कोई चीज़ 10 की बिक रही है तुम 15 की बेचोगे, क्योंकि सब ने यहीं से लेना है, किसी के पास कोई चांस ही नहीं कहीं और से ले। तो वैसे ही यहाँ हुआ, सोल्जर्स कहीं और तो जा नहीं सकते थे, स्टैंडिंग आर्मी है, उन्होंने वहीं रहना है। तो जो भी दिल्ली के मर्चेंट्स थे उनको पता लगा कि भाई इन्होंने तो यहीं से खरीदना, तो हम पैसे भी बढ़ा दें तो भी ये कुछ कर थोड़ी सकते हैं, खरीदना तो इनको यहीं से पड़ना है। तो उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया,
टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। तो उसने फिक्स प्राइस रख दिए, मतलब अगर आटा मिल रहा है किसी को या कुछ खाने की चीज़ मिल रही है, तो अगर उसका वैसे प्राइस 10 रुपीज़ है तो उसने 10 ही रखा। ऐसे नहीं कि अगर तुम 20 कर दो, फिर उसने फिक्स कर दिया कि 10 ही रखना है भाई। अगर कोई 20 का बेच रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको मतलब गिरफ्तार कर लेंगे या जो भी वो होगा। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। जब कोई पकड़ा गया कि नहीं किया, उसको पनिश करा था। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी, somewhat like present day paper currency but made out of cheap metals, not gold and silver। तो उसने क्या किया, टोकन बना दिया कि टोकन करेंसी ले लो, और टोकन से अब पे करना शुरू कर दिया कि गोल्ड इतना कहाँ से लाके देगा। तो उसने टोकन करेंसी बना दी एक, जो हम जैसे हमारी अभी पेपर करेंसी है वैसी चीप मेटल की टोकन करेंसी दे दी। People in the 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with this token currency. This cheap currency could also be counterfeited easily. इसका क्या मतलब है, जब उसने टोकन करेंसी नई करेंसी निकाल दी, जैसे हर राजा अपने करेंसी निकालता था, नए कॉइन्स बनाता था जिस पे अपनी शक्ल लगा के करता था, तो इसने भी एक चीप सी करेंसी निकाल दी उस टाइम के लिए। अब जो लोग थे वो तो स्मार्ट थे, उन्होंने अपने गोल्ड सिल्वर के कॉइन बचा के रख लिए, और ये जो सस्ते वाले हैं इसी से यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अगर टैक्स भी भरने हैं तो यही पैसे वापस दे देते थे गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट ने इनको ये दिया है तो जो राजा ने ये दिया है तो राजा को भी वापस यही दे देते थे। गोल्ड और सिल्वर के जो अपने कॉइन्स हैं उसमें टैक्स वो बचाने लग गए। और काउंटरफिएटेड इजीली का क्या मतलब है, काउंटरफिएटेड इजीली जैसे हम कहते हैं नकली नोट बन जाते हैं आजकल, तो वो चीप मेटल को बड़े इजीली मतलब उसके जैसी कॉपी बना सकते थे। तो काउंटरफिएट उसको बड़ी इजीली कर सकते थे, मतलब कि अगर मेटल ही है चीप मेटल, तो मेटल पे मान लो अगर हम अपनी करेंसी देखें, पेपर करेंसी है, पेपर पे अगर हम 10 रुपये लिख दें तो वो 10 रुपये का नोट बन जाता है, उसी पेपर पे 2000 लिख दें तो 2000 का नोट बन जाता है। पर अगर हम पेपर का प्राइस देखें तो पेपर सस्ता है, तो काउंटरफिएट का क्या फ़ायदा होता है, उन्होंने चीप मेटल लिया और उस टाइम पे जो भी हाईएस्ट वैल्यू का होगा वो डाल दिया उस पर, तो सस्ते सा मेटल खरीदने के चक्कर में इतने पैसे मिल गए। तो काउंटरफिएट बहुत ईजिली हो सकता था, उसका बड़ा ईजी उसका कॉपी बन जाती थी उसकी, नकली नोट आराम से नकली टोकन बना लेते थे वो उस टाइम पे। Alauddin's administrative measures were quite successful and chroniclers praised his reign for its cheap price, efficient supply of good in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasions। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जितने मेजर लिए सब सक्सेसफुल रहे, इसने समझदारी दिखाई, जो भी किया कोई फेल नहीं हुआ। जबकि मोहम्मद तुगलक के जो मेजर थे वो सब के सब फेल हो गए थे। कैसे फेल हो गए? मोहम्मद तुगलक's measures were a failure. His campaign into Kashmir was a disaster. He then gave up his plan to invade Transoxian and disbanded his large army. Disbanded, standing army खत्म, चलो भाई जाओ अपने अपने घर, डिसबैंड कर दिया उसको। Meanwhile, his administrative measures created complication। उसने बोला कि वहाँ से निकलो और दौलताबाद जाओ। लोग ऐसे कैसे अपना घर बार छोड़ के सब कुछ जो भी काम चल रहा है उनका छोड़ के कहीं और चले जाएं। लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। फिर उसने घटिया से वो कॉइन्स बना दी, उसके प्रोटेस्ट शुरू हो गए। फिर उसने क्या किया, फेमाइन हो गया जगह में, खाना की कमी पड़ गई, उसमें पंगा पड़ गया। Meanwhile, his administrative measures created complication. The shifting of people to Daulatabad was resented. The raising of tax and famine in the Ganga Yamuna belt led to widespread rebellion शुरू हो गया उसकी रीन में। And finally the token currency had to be recalled। करेंसी को वापस लेके आना पड़ा, वापस से जो भी उस टाइम पे गोल्ड सिल्वर कॉइन्स चल रहे थे वो वापस आ गए, और जो घटिया मेटल की करेंसी थी उसको वापस बुलाना पड़ गया। तो जो मोहम्मद तुगलक है, इसने जो भी किया मंगोलियन आर्मी को रोकने के लिए, वो सब फेल हो गया। जबकि जो अलाउद्दीन खिलजी के मेजर्स थे वो बेटर थे मोहम्मद तुगलक के। तो यहाँ से बाकी नेक्स्ट या फिर इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक's failure we sometimes forget that for the first time in the history of sultanate, a Delhi sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of military offensive against the Mongol। मतलब कि मिलिट्री ऑफेंसिव यानी कि मंगोल पे अटैक करने का सोचा उसने। मंगोलियन जो आर्मी थी या मंगोल जो रीजन था जो जंगेज़ ने शुरू किया था, ये एक छोटी वो नहीं थी। जंगेज़ खान ने मंगोल या कैसे शुरू किया, इसने क्या किया, चाइना के ऊपर
मंगोलिया जगह थी, वहाँ पे इसने ट्राइब्स इकट्ठे करने शुरू किए, ट्राइबल लोगों को, और ट्राइबल लोगों को इकट्ठा कर करके इसने अपनी आर्मी बना दी, और फिर उस आर्मी ने आसपास के जगहों पे अटैक करना शुरू किया, अपने अंडर करनी शुरू की, और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ था मंगोलियन आर्मी का। चंगेज़ खान ने जो एम्पायर खड़ा किया था, मतलब वो बहुत बड़ा एम्पायर था, और कोई मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने तो कहा कि चलो मैं तो बस अपने आप को डिफेंड करूँगा, हम जो भी करेंगे अपने आप की डिफेंस में करेंगे कि इंडिया बचा रहे। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक है उसने डिसाइड किया था कि हम अटैक करेंगे उस पर जाके, मंगोल को अपने अंडर लेंगे। मंगोल जो पूरा इतना बड़ा बन गया था, जो चंगेज़ खान के अंडर है, जो कि क्योंकि उसके प्लान फेल हो गए, इसकी वजह से वो कभी कर नहीं पाया अटैक, लेकिन सोचना भी उसके बारे में बहुत बड़ी बात थी, और वो मिलिट्री ऑफेंसिव था मंगोल के अगेंस्ट। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।